अच्छी तरह क्लोजली ट्रैक करते हैं और फॉलोड है बाजार में। इनफैक्ट संदीप वापस आ गए। संदीप, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि क्रिस वुड ने आज कमेंट्री दी कि 14,000 पे आकर्षक होगा। अभी बाजार बहुत अट्रैक्टिव नहीं हुआ और गिरेगा तभी बढ़ाएंगे। बाजार का मूड लग रहा है आपको वहां तक एक बार जाने का? संदीप? हाँ जी, तो पहले आपने सवाल किया था आरबीआई कमेंट्री का, तो जी आरबीआई कमेंट्री हाँ। को अगर आप हेडलाइन नंबर देखें, उन्होंने कहा 7.2% ग्रोथ होगा, जो कि ठीक है। लेकिन जो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा कि तीसरे और चौथे क्वार्टर्स में इन्होंने कहा कि ग्रोथ रेट इंडिया की 4% पे गिर जाएगी। तो ये 4% का ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ही कम है। तो मार्केट मुझे नहीं लगता इतने स्लो डाउन के लिए तैयार है। तो वो एक रिस्क है मार्केट का। 4% ग्रोथ पे जो 15-20% अर्निंग ग्रोथ एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कैसे आएगा? तो होपफुली जो इनका प्रोजेक्शन है वो कंजर्वेटिव है, और मेरे हिसाब से इतना कम ग्रोथ नहीं आना चाहिए इकोनॉमी का। दूसरी बात रही मार्केट लेवल्स की, तो नियर टर्म में मार्केट्स में अपसाइड रिस्क कम है, डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है। अपसाइड पोटेंशियल कम है, डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस तेजी से मॉनेटरी पॉलिसी की टाइटनिंग हो रही है ग्लोबली सेंट्रल बैंक से, वो लिक्विडिटी विड्रॉल काफी फास्ट होने वाला है अगले 3-4 महीने में। तो ये अगले 3-4 महीने जो हैं ये हमें निकालने हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर जजमेंट कर पाएंगे कि मार्केट वापस कैसे चलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में 8-10% गिरावट आ जाती है तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा मार्केट निवेश करने के लिए। इन लेवल्स पे अभी भी स्केप्टिकल रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट हार्डली 3-4% नीचे हैं 2022 के लिए, जबकि ज्यादातर मार्केट 12 से 15% गिर चुके हैं। ऑलराइट संदीप, दूसरा सवाल, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी रह चुके हैं पहले आप, और ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो फ्लोज हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजेशन फैक्टर बना रहा हमारे बाजार में। अगर म्यूचुअल फंड के फ्लोज अच्छे नहीं होते तो न जाने बाजार कहाँ पे होता। एक साल के अंदर पूरे 10 साल का अक्यूमुलेटेड एफआईज ने सेलिंग कर डाला, और हमने देखा आज एसआईपी फिगर वापस 12,500 के आसपास आ गया, 12,300 के आसपास, अपना प्रीवियस हाई। ये तो बहुत अच्छा नंबर है इन द सेंस दैट बाजार की वॉलिटिलिटी के बावजूद एसआईपी डर के भागे नहीं और रिटेल इन्वेस्टर्स डटे रहे। क्या एसआईपी मुझे लगता है कंटिन्यूड रहेगा, क्योंकि वो एक सेलिंग पॉइंट बनाया गया है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो वो, और काफी लोगों को ये एक्सेप्टेबल लगता है कि अपनी मंथली सेविंग का एक छोटा सा पार्ट डाल दें और कुछ समय तक नहीं देखें। पर इसमें रिस्क यही है कि जिन लोगों ने एसआईपी 2-3 साल पहले स्टार्ट किया था या उससे पहले स्टार्ट किया था, इवेंचुअली अगर वो देखेंगे कि उनको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है या 3-5% मिल रहा है, और दूसरे साइड पे हम देखेंगे कि एफडी के रेट्स बढ़ जाते हैं और फिक्स्ड इनकम के रिटर्न्स बेटर होते जाते हैं, तो कुछ इम्पैक्ट उस पे आ सकता है। लेकिन अभी इमीडिएटली नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इंडियन मार्केट काफी हद तक टिके हुए हैं। तो वो इस साल में भी 3-4% ही गिरे हैं। तो ऐसी कोई गिरावट आई नहीं जिससे रिटेल इन्वेस्टर घबराएगा। घबराने का समय तब आएगा अगर मार्केट्स में और गिरावट आती है, और उस समय वो अपना जब रिटर्न देखते हैं, वो देखते हैं कि मैं तो 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तब भी मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। जब वो फेज आएगा तब हमें ये बिहेवियर को देखना पड़ेगा। अभी इमीडिएट टर्म में मुझे नहीं लगता कि ये स्लो डाउन होगा। संदीप, जैसे अजय ने आपसे पूछा था कि जेफरीज के क्रिस वुड ये कह रहे हैं कि 14,000 तक आ जाएगा निफ्टी, आपको भी ऐसा लगता है कि 14,000 तक आ जाएगा निफ्टी? देखिए, किस लेवल तक एग्जैक्टली जाएगा या नहीं जाएगा ये किसी के लिए भी बताना मुश्किल है। मेरा व्यू ये है कि अगर 15,000 के आसपास निफ्टी आता है तो वहां से डाउनसाइड पोटेंशियल 5% रह जाएगा और अपसाइड पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो जब ऐसा स्तर आ जाता है तब हम अपना कैश को डिप्लॉयमेंट एग्रेसिवली शुरू कर देंगे। तो मेरा मेरा टारगेट उस लेवल के आसपास है, जो कि अगर होना है तो मार्केट पे या तो वो लेवल अगले कुछ हफ्तों में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट काफी समय तक फिर कंसोलिडेट करेगा, शायद इतना ज्यादा नहीं गिरेगा और फिर अप मूव आएगा। तो दो सिनारियोज हो सकते हैं। अभी मेरा बेस केस जरूर ये है कि एक रैपिड फॉल मार्केट में जरूर आना चाहिए।
बिल्कुल संदीप, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, क्रेडिट पॉलिसी में हमने रेट हाइक्स भी देखे हैं। ऐसे में बॉन्ड यील्ड की जिस तरह के हम सडन अपसर्ज देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट्स पर कैसा पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? या इसका काफी नेगेटिव असर पड़ना चाहिए। और अभी अगर आप देखिए तो हम लोग जो फर्स्ट हाफ होता है वो सॉर्ट ऑफ इंडियन क्रेडिट सिस्टम में लीन सीजन होता है, और अक्टूबर के बाद जब फेस्टिवल सीजन शुरू होता है तब वो पीक सीजन होता है। तो अभी ही हम बॉन्ड यील्ड्स में इतनी चढ़ाव देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 8.25% तक जाने चाहिए बॉन्ड यील्ड्स। और काफी पीएसयू बैंक्स की बहुत ज्यादा होल्डिंग है, तो वो आरबीआई हेल्ड टू मैच्योरिटी वगैरह की रिलैक्सेशन जरूर देखता रहता है, लेकिन इवेंचुअली वो हिट जरूर है उनके बैलेंस शीट्स में, क्योंकि ज्यादातर एक्यूमुलेशन उन्होंने काफी लो यील्ड्स पे किया है। और अब यील्ड्स उन लेवल से 1.5-2% ऑलरेडी 1.5% चढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, और एक आधा 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट और चढ़ सकते हैं। तो और सब पीएसयू बैंक्स पे इसका असर होगा, इंक्लूडिंग एसबीआई। तो ट्रेडिंग गेन्स जो एक काफी बड़ा प्रोपोर्शन था इनके अदर इनकम का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न्स भी वहां देख सकते हैं। राइट संदीप, अभी भी खबर आ रही है कि शायद सरकार की तरफ से एक फैसला आ सकता है कि जितने भी रेफ्रिजरेशन प्रोडक्ट्स होते हैं या ये आपके फ्रिज होते हैं, उन सब के इंपोर्ट्स पर किसी तरह की रोक लग सकती है। हम सब जानते हैं कि काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है इंपोर्ट होता है। ये भी शायद ये एक डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक तरह का सहारा देने का शायद कदम हो। हमने देखा हैवेल्स, ब्लू स्टार, वोल्टास सभी एक तरह से रिएक्ट भी किए पॉजिटिवली। आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे न्यूज़, अगर ये वाकई कदम उठा लिया जाता है? देखिए अजय, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऐसी चीजों पे लगाना जो अभी डोमेस्टिकली बनती ही नहीं, उसका किस हद तक फायदा होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि काफी जो बड़े साइज के रेफ्रिजरेटर्स हैं वो अभी भी साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, और उनका मैन्युफैक्चरिंग अभी भी नहीं है। कुछ कंपनीज ने एक्सपेंशन किया है, लेकिन अभी भी समय लगेगा उनको। और काफी जो बड़े एमएनसीज हैं जिनके ज्यादा बिकते हैं, सैमसंग, एलजी या फिर हिताची, इन सब के ज्यादातर इंपोर्ट्स ही हैं आज के, जो बड़े साइज के हैं। छोटे साइज के रेफ्रिजरेटर जरूर इंडिया में बनते हैं। तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने से कंज्यूमर्स ही हिट होंगे शॉर्ट टर्म में, कोई इमीडिएटली सप्लाई आ नहीं पाएगी। तो मुझे तो ये इतना कोई ग्रेट डिसीजन लगता नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट करेगी तो सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये कंपनीज इमीडिएटली उस हाई क्वालिटी हाई ग्रेड रेफ्रिजरेटर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे मार्केट में। संदीप, एक थीम है जो मार्केट में पिछले 3-4 दिन से चल रही है, वो है जीआरएम्स क्योंकि बढ़े तो उससे एमआरपीएल, चेन्नई, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसे कई शेयर्स चल गए हैं। और ये ऐसे नहीं कि चल गए हैं, इनका परसेंटेज राइज अगर देखेंगे तो एक महीने के अंदर 30% तक ये शेयर चले हुए हैं। आप इस पे क्या कॉल लेते हैं? अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर कम से कम जब तक क्वार्टरली अर्निंग्स नहीं आती तब तक रुके रहना चाहिए? ये सेल ऑन न्यूज़ तो बनेंगे, लेकिन अभी कोई मौका नहीं मिल रहा सेल ऑन न्यूज़ का। जी आपने सही कहा, ये चले नहीं है, दौड़े हैं एक्चुअली। तो जब कमोडिटी स्टॉक्स दौड़ते हैं तो, और आप इन्होंने लास्ट टाइम सबको आगाह किया था कि बच के रहिए, बहुत ज्यादा तेज जा रहे हैं अपने हिसाब से। हाँ, अच्छी बात बोली जी, अपनी कंप्लीट करिए बात संदीप। हाँ, तो मैं कहूँगा कि कमोडिटी स्टॉक्स में ये सब कमोडिटी स्टॉक्स है, क्योंकि जीआरएम इन लेवल्स पे सस्टेन नहीं करेंगे ऑब्वियसली। जब समर ड्राइविंग सीजन खत्म होगा, जैसे अक्टूबर अगस्त तक, तो वहां से मुझे लगता है जीआरएम्स वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये एक विंडो है। अब उस पे इन्वेस्टर्स कब बेचना चाहते हैं इन स्टॉक्स को, उनको खुद डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से कमोडिटी स्टॉक्स में जब आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न बन जाता है तो आपको निकल जाना चाहिए, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। संदीप, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। इनफैक्ट यही बात हमें पता करने के लिए संदीप एमआरपीएल से भी बात की आज, ये जानने के लिए कि अभी इस क्वार्टर या नेक्स्ट क्वार्टर तक आपको बेनिफिट दिखता है या आपको सस्टेन करता हुआ दिखता है, ये वन ऑफ है। क्योंकि जब ये घूमेगा, मुझे याद है डिम्पी, एचईजी ग्रेफाइट भी ऐसे थे। हाँ बिल्कुल, जब वो घूमे ना तो लोगों को एग्जिट नहीं मिला। सही बात कह रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आदमी